माँ जी, आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाए। 10 बरस बीत गए जब रचना अपने घर यानी अपने ससुराल घर लौट रही थी। मन के सारे कड़वाहट को दरकिनारे करके एक बार फिर से उस आंगन में कदम रखने जा रही थी, जहाँ एक समय पैर ना रखने की कसम खाई थी। ट्रेन में बैठे-बैठे उसका मन अतीत की गलियारों में घूमने लगा। आज के बाद तुम मेरे घर में पैर नहीं रखोगी, ये मेरे घर तुम दहेज में नहीं लाई। और रचना ने शायद पहली बार पलटकर जवाब दिया था, माँ जी, आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाई, ये घर मेरे पति का भी है। उसका उस हिसाब से ये घर मेरा भी हुआ। बस रचना की सास ने ये बात सुनकर अपनी छाती पीट ली। कैसी बहू आई है, बिल्कुल निर्लज्ज, बिल्कुल शर्म नहीं है। निकालो इसको यहाँ से। मेरे पति की कमाई खाती है और मुझसे ही ज़बान लड़ाती है। रचना बस रोई जा रही थी, मन में भरे बहुत दिनों से कड़वे दर्द को आज निकाल दिया। अब उसने भी सोच लिया था कि अब नहीं रहेगी ऐसे ससुराल में जहाँ रोटी को तो मिलती है पर इज्जत नहीं मिलती। गलती क्या है उसकी, दहेज कम लाई है, उसके रिश्तेदारों के लिए मन लायक देवर और उपहार नहीं लाई, या पोता नहीं लाई। कुछ बातें रचना के कानों में तीर की भांति चुभ रही थी। अरे किस्मत फूट गई, लड़की के माँ बाप ने कुछ नहीं दिया और बीमार लड़की हमारे गले में बांध दी। शादी के तुरंत बाद रचना को चिकनगुनिया हो गया था। उससे उसके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता था, फिर भी वो अकेले सारा काम करती रहती थी। पर रचना की सास हमेशा उसकी कमियां निकालती रहती थी और कहती रहती थी, मेरी बहू काम ना करने पड़े इसलिए दर्द का हमेशा बहाना बनाती रहती है। अभी रचना के पति की स्थायी नौकरी नहीं लगी थी। वो अभी अपने पापा पर निर्भर था, क्योंकि रचना की दादी सास कुछ दिनों की ही मेहमान थी। उसकी पोता बहू देखने की आखिरी इच्छा के कारण जल्दी से राघव का शादी कर दी गई थी, जबकि राघव की जब तक अच्छी नौकरी ना लगे शादी ना करने की इच्छा थी। एक धरोहर के रूप में पुरखों का बनाया हुआ घर था और राघव के पापा की सरकारी नौकरी थी, पर दादी सास की आखिरी इच्छा वहीं तक नहीं थी। जल्दी ही पोता पड़पोता और पड़पोती देखने की इच्छा दादी सास के मन में जाग उठी। रचना बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी इच्छा थी कि जब उसके पति की कोई बढ़िया नौकरी लग जाएगी, जब वो आगे परिवार बनाने का सोचे, क्योंकि कुछ दिनों में ही उसे एहसास हो गया था कि वो अपने सास-ससुर पर आश्रित हैं, पर किस्मत कहीं भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने कुछ सोचा और अपने पति से बात की, सुनिए जी, क्या मैं कहीं नौकरी देखूं? पर तुम कैसे करोगी? हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, पर जब तक किसी एक की नहीं लगती दूसरे को तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा ढूंढ रहा हूँ ना, कहकर राघव आश्वासन देता रहा। इधर रचना के ससुर जी अपनी बहू से नौकरी कराने को राजी नहीं हुए। रचना के पति ने छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और कुछ समय पश्चात रचना के पैर भारी हो गए। बहुत बहुत बधाई हो विमला जी, मिठाई खिलाओ, अब तो दादी बनने वाली हो। हाँ हाँ, रे पोता होगा तो ज़रूर खिलाऊंगी। रचना को लगा जैसे सारे सपने तो उसके एक जिम्मेदारी बहू बनने में ही चले गए। एक आस जगी तो शायद पोता का मुंह देखकर उसकी सास रवैया थोड़ा ठीक हो जाए, पर यहाँ तो हर छोटी छोटी बात पर उसे ताना दिया जाने लगा। विमला जी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते थे लता को नीचा दिखाने की। उसके कपड़े से लेकर गहने से लेकर उसके खाने पीने हर चीज़ का खर्च गिनाने लगी। राघव हमेशा उसे चुप रहने को ही कहता, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात खटकती थी कि रचना के साथ जाती हो रही है। पर कुछ बोले
बोल नहीं पाता था। विमला जी की हिम्मत और बढ़ती गई। हद तो जब हो गई जब जब उसके यहाँ पोती ने जन्म लिया। विमला जी दवाई के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, खाने के खर्चे और तो और रचना के खाने और उसकी बेटी के दूध के खर्चों का हिसाब भी लगाने लगी। एक दिन ऐसे ही रचना अपने बीमार नन्ही सी बेटी को दवाखाने इलाज के लिए ले गई। जब लौटी तो आ गई, खुद तो बीमार थी, बेटी भी जनी तो वो भी बीमार निकली। माँ, कैसी बात कर रही हो आप? राघव ने कहा। और क्या इसकी बीमारी में कम खर्चा हुआ जो अब इसकी बेटी में तू खर्चा करेगा? माँ, वो मेरी भी बेटी है। और आपकी पोती कैसी कैसी है रे तू? मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़का दी। मेरी ही कमाई खाती हो और मुझे। माँ जी, आप लोग हमसे बड़े हैं, इनकी स्थिति आपसे छुपी नहीं है। याद कीजिए, आपने ही कहा था एक पोते का मुँह बस दिखा दो, बाकी हम संभाल लेंगे। हाँ, कहा था, पर पोते के लिए, लड़की के लिए नहीं कहा था। वो भी बीमार, इससे अच्छा होता जन्म लेते ही मर जाती। माँ जी, रचना की आँखों के कोर गीले हो उठे। मातृत्व का दर्द बाहर छलका पड़ा। एक शब्द मुँह से अब मेरी बेटी के लिए नहीं निकालेगा क्या? मेरे ही घर में रहकर मुझसे ही निकल जा मेरे घर से। रचना के अंदर का ज्वार-भाटा फूट पड़ा। उसने भी कहा, माँ जी, आप ये घर अपने दहेज में नहीं लाए। जैसा आपका है वैसे ही मेरा घर है। लेकिन आप आगे परिस्थिति इतनी बदतर हो चली गई थी कि अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए फिर से रचना अपने पति के साथ शहर आ गई। धीरे-धीरे सब सीख कर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपने सपने को पूरा करने लगे। साथ ही और भी लड़कियों को भी प्रेरित करने लगी कि हर लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है। रचना अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी होने से रचना के विचारों में भी ब्रेक लगी। मम्मी, हम कब पहुँचेंगे? दादी के यहाँ सब कुछ घंटे और समय बदल चुका था। रचना ने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया ही था, उसे अपने वो दिन याद आ गए जब उसे उसकी सास देवी दौड़कर चावल से भरा कलश ले आई थी और घर की दीवारों पर उसके हाथों के छापे धुंधली पड़ चुके थे। आंगन सूना पड़ा था। बरसों पहले लता बैठकर ढेर सारा बर्तन मांजा करती थी। अचानक रचना को याद आया, निकल जा मेरे घर से। रचना की आंखों में के आंसू थमे नहीं रहे थे, पर ये तो उसका अपना ही घर था। पर उसकी आंखों अपनी सास को ढूंढ रही थी। देवर देवरानी अब दूसरी जगह बस चुके थे। अब घर एक ही मात्र मालकिन खटिया पर पड़ी थी। घर की दीवारों मानो चीख-चीख कर कह रही हो, रचना, ये घर तुम्हारा भी अपना है। विमला जी अपने शरीर से लाचार हो चुके थे और रचना को देखकर उसकी आँखों शर्म और पश्चाताप से भीग चुकी थी। रचना ने दौड़कर अपनी सासू माँ के पैर छुए। विमला जी के मुँह से बोल फूट पड़े, बहू रचना, अब तो छोड़कर नहीं जाओगी, मुझे माफ़ कर दे। देख, मैं बीमार हूँ, मेरे हाथ-पैर काम नहीं कर रहे। जाएगी तो नहीं? तभी उसके ससुर जी घर के अंदर से गुड़गुड़ाते हुए बोले, बधाई हो राघव की माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी लौट आई। हाँ जी, मेरे घर की लक्ष्मी लौट आई, अपने साथ उजाला लेकर। तभी राघव ने कहा, वो उजाला कहाँ है? तभी उजाला आकर दादी के गले झूल गई और विमला जी अपनी पोती को प्यार लुटाने लगी। 10 बरस के बाद फिर से घर की दीवारें चहक उठी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।